हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मोस्टली स्टडी। आज हम 27 अगस्त के द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशंस देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है हाई कॉस्ट ऑफ इंडियाज़ प्राइवेट हेल्थ केयर बूम। हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है। फॉर क्रोर्स ऑफ इंडियन फैमिलीज़, जो इंडियन फैमिलीज़ है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल शॉक उनके लिए होता है हॉस्पिटलाइजेशन, और पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन। ये शॉक इवन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से भी पहले ही शुरू हो जाता है। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 50,000 रुपये है एक प्राइवेट फैसिलिटी में, और 6600 रुपये है एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में। एंड सिमिलरली फॉर चाइल्ड बर्थ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट फैसिलिटी में 37,000 रुपये है, और 2299 रुपये है पब्लिक फैसिलिटी में, गवर्नमेंट फैसिलिटी में। अब हम कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस देखते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने 368 रिकमेंडेशंस दी है, जिनमें से है कि पैकेज रेट्स और मैंडेटरी प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट एस्टिमेट्स का स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्डाइजेशन। और एक और प्रपोजल है इसमें कि बेसिक रूम टैरिफ्स जो है मेट्रोपॉलिटन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो एक एवरेज टैरिफ ऑफ ए 3 स्टार होटल जो पास में 3 स्टार होटल है उसके टैरिफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड। इसके अलावा इस कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया है कि जो लार्ज कारपोरेट हॉस्पिटल्स है जो कि मेडिकल टूरिज्म से कमाते हैं, फॉरेन पेशेंट से या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एडमिट करके कमाते हैं, उनको क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहिए। जो गरीब इंडियंस हैं, पुअर इंडियंस हैं, उनके लिए बेड्स रिजर्व करके, जैसे कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, इसके अंडर उनको क्रॉस सब्सिडी देनी चाहिए एट रेगुलेटेड रेट्स, यानी कि मिनिमम सब्सिडाइज्ड रेट्स। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि इंडिया वांट्स मोर प्राइवेट एंड फॉरेन कैपिटल इन हेल्थ केयर, स्पेशली इन Tier 2, 3 एंड रूरल एरियाज़ जहाँ पे हेल्थ केयर की कमी है। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट को ये भी रिव्यू करना चाहिए कि FDI रूल्स जो है रिलेटेड टू एक्विजिशन मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को एक्वायर करने के जो रूल्स हैं वो भी रेगुलेट करने चाहिए, वो भी रिव्यू करने चाहिए। अब राइटर कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स को कैपिटल चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि लैंड, इक्विपमेंट्स, ICU यूनिट्स, डिजिटल सिस्टम्स, लेबोरेटरीज। इसके अलावा पर्सनल ट्रेन जैसे नर्सेज, डॉक्टर्स, वो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस समय कैन नॉट मीट ऑल द डिमांड फॉर सेकेंडरी या टर्सरी केयर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस गैप को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो हैं वो कैपिटल लाएंगे, इसके साथ मैनेजरियल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, कैपेसिटी टू एक्सपेंड हॉस्पिटल नेटवर्क्स, ये सब चीज़ें लेके आएंगे। इंडिया ऑल्सो नीड्स इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, इनमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर रेगुलेशन ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव और अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सो एक्सेसिबल होनी चाहिए। इससे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी स्लो होगा और डेवलपमेंट ऑफ बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिले होगा सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे जेन्युइनली ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो पेशेंट्स हैं वो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर खुद से डिसाइड करता है, लेकिन पेशेंट इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं करता कि उसको MRI करवानी चाहिए या नहीं, उसको 2 दिन और एडमिट होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो पेशेंट के साथ जो होते हैं केयर टेकर वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का MRI होगा या नहीं, या फिर कोई प्रोसीजर ज़रूरी है या नहीं। ये चीज़ें डिसाइड उनके साथ जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और इसको ये इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, क्योंकि जो प्रोवाइडर है, जो हॉस्पिटल है, उसको ज़्यादा जानकारी है पेशेंट से। देयरफॉर व्हेन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बिकम टू स्ट्रॉन्ग दे कैन इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट द प्राइस ऑफ केयर बट ऑल्सो हाउ मच केयर इज़ डिलीवर्ड। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर है उसमें क्या है।
कॉरपोरेट हॉस्पिटल ग्रुप्स जो हैं, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स हैं, वो compete करते हैं वेल नोन स्पेशलिस्ट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए एंड प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. These can improve quality and also create a high cost ecosystem. Hospitals that pay very high salaries to senior specialists and super specialists acquire expensive equipment and operate under pressure to increase revenue and eventually recover these costs. क्योंकि वो हॉस्पिटल्स बहुत ही हाई सैलरीज दे रहे हैं उन स्पेशलिस्ट को और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उनको अपना रिवेन्यू बढ़ाने का भी लालच होता है और उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए. और द रिजल्ट इज़ नॉट ओनली हायर कॉस्ट ही रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि वरिंग मेडिकलाइजेशन क्या होता है कि अननेसेसरी मेडिकलाइजेशन, जैसे कि मान लो मोर स्क्रीनिंग कैन लीड टू अननेसेसरी फॉलोअप. जैसे कि कोई पेशेंट अगर ओपीडी से ही ट्रीटमेंट सही हो जाता है लेकिन उसको बिना फालतू में उसको एडमिट कर दिया गया, तो दिस इज़ वरिंग मेडिकलाइजेशन. जैसे कि सी सेक्शन है, एंजियोप्लास्टी है, इंटेंसिव केयर एडमिशंस हैं, डायग्नोस्टिक पैकेजेस हैं एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स must therefore be seen not only as individual clinical decisions but also within the incentive structure of health system. और इसका एक और मतलब क्या है कि सिस्टम रिवार्डिंग इंटरवेंशंस दैट प्रोसीजर्स नीड स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड. एक स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड होने चाहिए ताकि अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस ना मिले पेशेंट्स को, जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अपना बिल बनाने के लिए अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस, अननेसेसरी सर्जरी कर देते हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी मेडिकेशन, उनको अवॉइड करने के लिए एक सेफ गार्ड बनाना ज़रूरी है. और अब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्वली प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल कैपेसिटी को क्रिएट करती है. द मोर यूजफुल क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट एन इन्वेस्टमेंट डज टू ए हेल्थ सिस्टम. एक हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्टमेंट क्या काम करती है? क्या वो नए बेड्स क्रिएट करती है और सिंपली एक्वायर एग्जिस्टिंग वंस, या फिर एग्जिस्टिंग वंस को एक्वायर करती है? डज इट इम्प्रूव कंपटीशन और लीड टू मार्केट कंसंट्रेशन? डज इट एंटर एन अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट, की जो कम सर्व डिस्ट्रिक्ट है उसमें एंटर करते हैं, या फिर किसी मेट्रो सिटी में ही एक हाई एंड फैसिलिटी और ऐड कर देते हैं? और एक इन्वेस्टर है उसको कंसेशनल लैंड मिलती है, टैक्स बेनिफिट्स मिलती है और पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है. आर देयर एनफोर्सिएबल ऑब्लिगेशन रिलेटेड? क्या अफोर्डेबल बेड्स और पार्टिसिपेशन इन पब्लिक इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए कोई एनफोर्सिएबल ऑब्लिगेशंस है? इंडिया शुड एनकरेज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. इसके साथ साथ ये भी स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि जो एक्विजिशंस हो रही है वो कंपटीशन को रिड्यूस ना करे और एक्सेसिव प्राइसिंग के रिस्क को भी मेंटेन करना है. अब प्राइस रेगुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी अप्रोच केयरफुली. प्राइस रेगुलेशन, जो प्राइसिंग है वो भी. द प्रपोजल टू लिंक हॉस्पिटल रूम चार्जेस टू नियर बाई 3-star होटल्स is easy to understand but it cannot solve the affordability problem. क्योंकि एक हॉस्पिटल रूम में सब चीज़ें होती हैं, नर्सिंग होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन होटल रूम में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं. तो राइटर कहते हैं कि इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हम. और इसके अलावा इफ़ वन कंपोनेंट ऑफ द बिल इज़ कैप्ड, हॉस्पिटल्स कहीं और चार्ज इंक्रीज कर देंगे. अगर उन्होंने एक चार्ज को, जैसे नर्सिंग के चार्ज को कैप कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इन्फेक्शन कंट्रोल और इमरजेंसी सपोर्ट वाले चार्ज को इंक्रीज कर देगा हॉस्पिटल. देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिश्ड अप्रोच टू सच पेमेंट्स. जो पेमेंट है, बिलिंग है, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप्स, DRG. ये क्या है? एक पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि हॉस्पिटल रीइंबर्समेंट को स्टैंडर्डाइज करता है बाई पेइंग ए फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड अमाउंट फॉर एन इन पेशेंट स्टे बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर्स रादर देन रीइंबर्सिंग. रीइंबर्स करने की बजाय पहले से ही फिक्स्ड एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट पे कर देते हैं. अब फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ पे केयर पर फोकस भी ज़रूरी है. इंडिया कैन नॉट रेगुलेट इट्स वे आउट ऑफ वीक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम.
इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही वीक है. इफ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रिमेन ओवर क्राउडेड, अंडर स्टाफ्ड और डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, सिटीजन्स विल कंटिन्यू टू डिपेंड हैवीली ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स. जैसे कि OECD कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, उन्होंने शो किया है कि वन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ए क्रेडिबल अल्टरनेटिव. पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट देयरफॉर बिकम ए जेन्युइन ऑप्शन. पब्लिक हॉस्पिटल से एक जेन्युइन ऑप्शन बनता है, नॉट मियरली द लास्ट रिजॉर्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि एक प्रोएक्टिव ऑप्शन. प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए, जो कि डिजीज़ को न सिर्फ ट्रीट करे बल्कि प्रिवेंट एंड डिटेक्ट भी करे. और इंश्योरेंस सिस्टम जैसे कि PM जन आरोग्य योजना है, ये भी अप्रोप्रिएट केयर को रिवॉर्ड करनी चाहिए रादर देन सिंपली द वॉल्यूम ऑफ प्रोसीजर्स को नहीं, बल्कि अप्रोप्रिएट केयर को रिवॉर्ड करना चाहिए. क्लिनिकल ऑडिट्स, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपेरेंट बिलिंग, ये दोनों पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कमर्शियल प्रेशर से. अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इट इज़ राइट टू फोकस ऑन अटेंशन ऑन अफोर्डेबिलिटी एंड वेदर द करंट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट हेल्थ केयर अलाइंस विद पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट. जैसे कि प्राइस कैप्स एंड FDI रिव्यू है, ये रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं इंडिया के लिए. प्राइस कैप्स ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज रिमेन एसेंशियल और प्रॉफिट बाय इटसेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है व्हेन परस्यूट ऑफ रिटर्न स्टार्ट्स ए की इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रॉफिट का लालच, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का लालच, वो है मेन प्रॉब्लम. द ट्रू मेजर ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर प्रोग्रेस विल नॉट बी हाउ मच मनी फ्लोज इन टू हॉस्पिटल्स or what is the annual compounded growth rate in medical tourism, but whether Indian citizens can enter them with confidence that they will receive what they need, no more, no less. Making India's food system climate proof cannot wait. हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया के फूड सिस्टम और क्लाइमेट चेंज के बारे में. इसमें राइटर क्या कहता है कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी जर्नी बहुत ही सिग्निफिकेंट रही है. एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा, क्योंकि 1960s में इंडिया फूड एड पर डिपेंड करता था, फॉरेन फूड एड पर, लेकिन अभी ये मेजर फूड प्रोड्यूसर के रूप में उभरा है. और इंडिया ने बफर स्टॉक्स भी सब्सटेंशियली बिल्ड किए हैं. एक लीगल एंटाइटलमेंट भी है NFSA 2013 के थ्रू, जिसके अंदर लगभग 80 करोड़ पीपल रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स. और ये जो अचीवमेंट है ये डिकेड्स ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है, जैसे कि सीड्स में, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में, प्रोक्योरमेंट में, स्टोरेज में, प्राइस सपोर्ट, MSP के थ्रू प्राइस सपोर्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS सिस्टम. और अब जो टास्क बचा है वो है टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन दिस अचीवमेंट अमिड द चेंजिंग क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको स्ट्रेंथन एंड मेंटेन करना, इस अचीवमेंट को. क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स फूड सिक्योरिटी ग्लोबली, और इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा पॉलिसी चेंज है टू एंश्योर अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस सप्लाई फॉर 1.4 बिलियन पीपल डिस्पाइट राइजिंग टेम्परेचर, इरेगुलर रेनफॉल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वाटर स्कैरसिटी, जिससे कि इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन, सभी पे. अब एडवांटेज देखते हैं हम इंडिया के क्या है. इंडिया हैज़ द इनिशियल एडवांटेज टू एड्रेस दिस चैलेंज. द फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच्ड मोर देन 350 मिलियन टन्स इन 2024-25, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ राइस एंड व्हीट. द PDS सपोर्टेड बाई डिजिटाइजेशन, PDS सिस्टम जो कि डिजिटाइजेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड से सपोर्ट करता है, has expanded to reach and portability of food entitlements. These foundations provide the production capacity and administrative depth and expertise जो कि ट्रांजिशन टुवर्ड्स ए क्लाइमेट रेजिलियंट फूड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए ज़रूरी है. इसके अलावा हीट जो है, हीट वेव जो है, रिड्यूसेस व्हीट यील्ड और इरेगुलर मानसून होती है, जिससे कि फ्लड्स एंड ड्रॉट्स के कॉज होती है. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, इससे इरिगेशन बफर्स वीक होते हैं.
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं और इनसे एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि इससे ये इम्पैक्ट करेगा, उससे एक और इम्पैक्ट, उससे एक और इम्पैक्ट, ये होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी और हाउस होल्ड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड्स भी लिमिट होगा। ऑल्दो राइस वीट सिस्टम जो है वो इट हैज़ सर्व्ड इंडिया वेल, लेकिन जो नेशनल प्रोक्योरमेंट है वो सिर्फ फ्यू क्रॉप्स में ही कंसंट्रेटेड है और फ्यू रीजन्स में, फ्यू जोग्राफी में ही कंसंट्रेटेड है। और ये जो एरियाज़ हैं जो राइस वीट सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, वहाँ पे सबसे सीरियस ग्राउंड वाटर स्ट्रेस है, क्योंकि राइस वीट आर वाटर हैवी क्रॉप्स। तो अभी क्या है, द अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड ऑन इट्स अचीवमेंट्स बाय प्रोग्रेसिवली डाइवर्सिफाइंग प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन अक्रॉस क्रॉप्स एंड रीजन्स। नॉन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है और जो प्रोक्योरमेंट है वो भी ग्रेजुअली शुड बी एक्सपेंडेड टू जोग्राफीज एंड डिफरेंट क्रॉप्स एंड कमोडिटीज विद प्राइस सपोर्ट अलाइन टू एनकरेज क्रॉप्स सूटेड टू लोकल वाटर कंडीशंस, जैसे कि श्रियन है, मिलेट, pulses, oil seeds and other nutri cereals. These can reduce risk concentration while also strengthening the dietary diversity. इसके अलावा जो सीरियल्स है जैसे कि राइस एंड वीट, ये एसेंशियल तो है, ज़रूरी तो है, लेकिन एक ब्रॉडर प्रोक्योरमेंट बेस को क्रिएट करना ज़रूरी है टू बिल्ड अ रेजिलिएंट नेशनल पोर्टफोलियो। अलॉन्ग विद द प्रोक्योरमेंट जो पीडीएस है वो भी डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट को रीइंफोर्स कर सकते हैं बाई केयरफुली डिजाइनिंग द इंक्लूजन ऑफ लोकल मिलेट्स एंड पल्सेज। पीडीएस में भी मिलेट्स एंड पल्सेज को इंक्लूड किया जाना चाहिए टू कनेक्ट फूड सिक्योरिटी विद न्यूट्रिशन, वाटर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन। अब क्लाइमेट इंफॉर्मेशन के बारे में हम अगर देखें तो जो आईएमडी के फोरकास्ट है उनको भी लिंक किया जा सकता है प्रोक्योरमेंट, बफर स्टॉक एंड कंटिजेंसी डिसीजन से। जैसे कि एनएफएसए की एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, उसमें ये हीट, वाटर स्ट्रेस, स्टोरेज एक्सपोजर, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये भी इंडिकेटर्स इंक्लूडेड हैं। और फार्मर्स को प्रैक्टिकल टूल्स चाहिए क्लाइमेट रिस्क मैनेज करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटी है, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, वाटर शेड मैनेजमेंट, प्रिसीजन फार्मिंग, डिजिटल एडवाइजरीज ऑन मानसून एंड वेदर इंडेक्स्ड इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना है, ऐसे इंश्योरेंस ज़रूरी है टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी एंड सपोर्ट बेटर डिसीजंस। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन वुड आल्सो हेल्प एक्सेलरेट रिसर्च, सर्टिफिकेशन एंड लास्ट माइल डिलीवरी, while public safety nets can ensure that smallholders and climate exposed regions are not left behind. हाँ, इसके अलावा फ्लड रेजिलिएंट वेयर हाउसेज बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लड्स भी बहुत आ रही हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, और स्टोरेज सिस्टम्स भी विच आर सूटेड फॉर हाई टेम्परेचर्स एंड कोल्ड चेन्स नेटवर्क को एक्सपेंड करना ज़रूरी है। रोबस्ट ट्रांसपोर्ट लिंक्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ग्रेन एंड द पेरिसेबल ऑब्जेक्ट्स। पेरिसेबल में आते हैं जैसे टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ये आते हैं पेरिसेबल प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा एडेप्टेशन इंसेंटिव्स भी देने ज़रूरी है, दैट कैन कवर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, नॉट ओनली प्रोडक्शन के अलावा ये भी कवर करें। अब देखते हैं डाउन द लाइन फाइनेंसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स। फाइनेंस करने के लिए हमें ग्रीन बॉन्ड्स की ज़रूरत है, एडेप्टेशन फाइनेंस की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इन एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स। फूड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना चाहिए इंडिया के नेट जीरो पाथवे, जो कि जो कि 2070 का टारगेट है इंडिया का नेट जीरो का। उससे भी लिंक करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए फूड सिस्टम्स को। और हाँ, इमिशन रिडक्शंस को मेजर करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रेजिलियंस टारगेट्स,
which enables coordinated action across agriculture, water, energy, transport and nutrition. इंडिया का जो ट्रेडिशनल बफर स्टॉक है ऑफर्स ए यूजफुल प्रिंसिपल फॉर दिस ट्रांजिशन. द कंट्री कैन एक्सप्लोर बिल्डिंग अ ब्रॉडर क्लाइमेट बफर. हाँ, एक क्लाइमेट बफर बनाना चाहिए. कंबाइनिंग डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स एंड प्रोक्योरमेंट. जैसे कि ग्रेन रिजर्व्स है, ये रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ पुअर हार्वेस्ट. इसी तरह जो क्लाइमेट बफर है, इट विल रिड्यूस द रिस्क क्रिएटेड बाय द लेस प्रिडिक्टेबल क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता. और क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड है एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. हालांकि ये इंडिया की एस्टेब्लिश्ड अप्रोच से अलग नहीं है, इंडिया इस पर काम कर रहा है. इनफैक्ट यही एक नेक्स्ट फेज है इंडिया का, क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड एंड सिक्योरिटी ही. जैसे कि नेशनल फ्रेमिंग ऑफ दिस वर्ड, फूड सिक्योरिटी की जगह अब इंडिया यूज़ करेगा सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी, जिसमें कि क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड होगा एंड डिज़ाइन पैरामीटर इन NFSA प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करना. द एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म विजन एंड इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट कैन नाउ इंश्योर that India's food systems remain nutritious, sustainable in the upcoming decades. आने वाले दशकों में इंडिया का फूड सिस्टम न्यूट्रिशियस एंड सस्टेनेबल रहे. नेक्स्ट आर्टिकल है रिस्टोरिंग लेक्स बाय गोइंग बियॉन्ड क्विक फिक्सेस. लेक्स को रिस्टोर करना, लेक्स एंड वेटलैंड्स कवरिंग नियरली 6% ऑफ द प्लैनेट सरफेस. वेटलैंड्स जो है, जिसमें कि अर्बन लेक्स भी इंक्लूड है, आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ. They store a disproportionately large share of world's कार्बन को स्टोर करते हैं. इवन जब फॉरेस्ट हैं, ग्रीन फॉरेस्ट हैं, उनसे भी आउट परफॉर्म करते हैं, उनसे भी ज़्यादा पर यूनिट एरिया में कार्बन स्टोर करते हैं. इसके अलावा वेटलैंड्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, ह्यूमन वेलबींग, इन सब में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन आज जो है लेक्स वो डिसअपियर हो रही है बहुत ही अलार्मिंग पेस से. और जो बहुत से रिमेनिंग अर्बन वेटलैंड्स है वो भी या तो बायोलॉजिकली डेड है या फिर हैवीली यूट्रोपिक है. इन लूजिंग दैम cities are systematically eroding their natural defenses against climate change, undermining public health and threatening the very foundation of urban livability. The widespread destruction of water bodies, जो water bodies का destruction हो रहा है, it is a direct consequence of rapid unplanned urbanization. As land pressure intensifies in crowded localities, developers and municipal bodies view these natural landscapes as vacant land rather than critical ecological infrastructure. इवन जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं वो भी इनको वैकेंट लैंड समझते हैं, ना कि इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि समझना चाहिए. और इसी माइंडसेट की वजह से जो लेक्स है वो बहुत ही वल्नरेबल हो गई है, एनक्रोचमेंट होने लग गया है और डिसअपियर होने लग गए हैं. और इस फिजिकल डिस्ट्रक्शन के साथ साथ एक इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक अपैथी भी है, जो कि वाटर बॉडीज़ बहुत ही पॉल्यूटेड है, वो अनट्रीटेड सीवेज का एक्सपोर्ट बन गई है. यानी कि जो सीवेज है उसको वहाँ पे भेज देते हैं जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ हैं. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, दिस कलेक्टिव इन एक्शन रिवील्स ए ग्रीम ट्रूथ. लेक्स जो है वो इसलिए नहीं ख़त्म हो रही है कि वो उन पर एनक्रोच किया जाता है, बट इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि उस एनक्रोचमेंट को ग्रांटेड लिया जाता है. द sheer वॉल्यूम ऑफ डेटा कैप्चरिंग दिस डैमेज इज़ ओवरवेलमिंग, कि जो डैमेज है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. एज पर ए रिपोर्ट ऑफ CAG हैव फ्लैग्ड लार्ज स्केल श्रिंकेज इन JNK इंक्लूडिंग ओवर 500 लेक्स सिंस 1967. और अगर साउथ में हम देखें तो हैदराबाद हैज़ लॉस्ट नियरली 61% ऑफ इट्स लेक सिंस 1979, विद 268 वाटर बॉडीज़ कम्प्लीटली डिसअपियरिंग बिटवीन 2002 एंड 2012 के अंदर 268 वाटर बॉडीज़ डिसअपियर कर चुकी हैं. ग्रैपल विद इंटेंसिफाइंग हीट आइलैंड एंड अनप्रिडिक्टेबल अर्बन फ्लडिंग, there is a desperate need to treat these lifelines as urban climate buffers and sponge systems rather than as liabilities. जो कि हीट आइलैंड्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल अर्बन फ्लडिंग की वजह से, there is a desperate need to treat these lifelines as urban climate buffers and sponge systems
rather than as liabilities. Half a century ago, land in Indian cities was relatively affordable, urban expansion was moderate, and lakes were respected for their civic assets. लेकिन आज जो है लैंड प्राइसेस मल्टीप्लाई हो गए हैं 5 डिकेड्स में, और मेनली सिटीज़ जैसे बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई है, इनमें लैंड प्राइस पेरी अर्बन लैंड जो कि पहले एग्रीकल्चरल फील्ड्स हुआ करती थी, नेचुरल लेक कैचमेंट्स हुआ करते थे, वो अभी रियल एस्टेट में चेंज हो गए हैं. दिस स्पाइक इन लैंड प्राइसेस है ट्रांसफॉर्म लेक इनटू ए परसीव्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी कि लेक वाली लैंड को भी वैकेंट समझ के उनका इंक्रोचमेंट होने लग रहा है और उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, जिससे कि वेटलैंड्स आर फील्ड फ्रेगमेंटेड एंड रीपर्पज्ड फॉर हाउसिंग, हाईवे एंड कमर्शियल पर्पजेस. इंडिया के एक रिसेंट अचीवमेंट जो है ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स टेली ऑफ डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स. रामसर साइट जो है वो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए है, लेकिन इंटरनेशनल डेजिग्नेशंस से कुछ नहीं होने वाला. लोकल कंजर्वेशन मीजर्स ज़रूरी है. जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एम्बिगुअस बाउंड्रीज है, किसी को कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है, कैचमेंट एरियाज भी डिसरप्टेड है. ऑल्दो जो मिशंस हैं जैसे कि अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जल शक्ति अभियान है, मिशन अमृत सरोवर है, ये बहुत सारी पॉलिसी है जो कि रिस्टोर करने के लिए है वेटलैंड्स को, लेक्स को, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही डाइल्यूटेड है ग्राउंड पर. और ये जो फेलियर ऑफ दिस पॉलिसीज स्टेम्स फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, weak interdepartmental coordination, and a deeply flawed tendency to prioritize beautification over genuine ecological recovery. Municipal bodies often prioritize visible beautification over ecological repair. हाँ, जो म्यूनसिपल बॉडीज़ है वो भी बस दिखावटी वाला ब्यूटिफिकेशन करते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल रिपेयर नहीं करते. दिखावटी वाला मतलब कि प्रोमेनेड्स होते हैं कि उसके वाटर बॉडी के चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ होता है वो, लाइटिंग, फेंसिंग, ये चीज़ें तो करवा देते हैं, लेकिन जो मेन है इकोलॉजिकल रिपेयर की चीज़ें हैं जैसे कि फीडर चैनल्स, कैचमेंट एरिया, वाटर क्वालिटी, इनको इग्नोर कर देते हैं म्यूनसिपल बॉडीज़. रियल रिस्टोरेशन जो है वो डिमांड करता है कि इंस्टीट्यूशनल इंटेंट, जैसे कि एक तेलंगाना इनिशिएटिव के द्वारा दर्शाया गया है, हाइड्रा इनिशिएटिव, हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी. ये एजेंसी रिक्लेम कर रही है एनक्रोच लैंड्स को, इलीगल स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर रही है, फुल टैंक लेवल जोन्स बनाए गए हैं, एंड इनिशिएटेड रिस्टोरेशन वर्क अक्रॉस डजन्स ऑफ वाटर बॉडीज़ पे रिस्टोरेशन वर्क शुरू किया गया है. जो फीडर चैनल्स हैं उनको डीसिल्ट किया जा रहा है और नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल फ्लो को रिस्टोर किया जा रहा है. और इस एजेंसी ने नियरली डबल कर दिया है. ये जो नल्ला चेरुवू वेटलैंड है इसका 16 एकड़ का एरिया था, अभी उसको 30 एकड़ का एरिया बना दिया है. इसके साथ साथ स्टेट एक्शन के साथ साथ एक सिटीजन मूवमेंट भी ज़रूरी है टू शो, जिसने कि एक एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं. लेक चैम्पियंस को डेजिग्नेट किया जा रहा है बेंगलुरु एंड हैदराबाद में. उन्होंने भी बहुत सारे वाटर बॉडीज़ को रिवाइव किया है जैसे कि पुत्तेनहल्ली, जक्कुर, कुदीकुंता. बट दीज सक्सेसेस रिमेन टू आइसोलेटेड. ये सक्सेसेस बहुत ही आइसोलेटेड है, बहुत ही कम है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज लीगल बैकिंग नहीं है, कोई सस्टेन्ड स्टेट फंडिंग नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी एनफोर्समेंट नहीं है. तो ये लोकल जो विंस है ये ओनली एक्सेप्शंस रहेगी, बल्कि एक मॉडल बनने चाहिए एक डिफरेंट म्यूनसिपल बॉडीज़ के लिए, एजेंसीज़ के लिए. हाँ, क्विक फिक्सेस के अलावा एक लॉन्ग टर्म क्या ज़रूरी है. इंडियाज़ अर्बन फ्यूचर इज शेप्ड बाय कॉम्प्लेक्स क्राइसिस ऑफ लैंड क्राइसिस है, लॉ का एंड गवर्नेंस का क्राइसिस है. रिजॉल्विंग दिस क्राइसिस रिक्वायर्स डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और कॉस्मेटिक फिक्सेस. फर्स्ट, water bodies must be formally integrated into city planning. Second, lake boundaries and catchment need absolute legal protection with strict consistent penalties for encroachment, and streamlining fragmented governance under unified accountable authorities is vital. Finally, citizen engagement must be institutionalized within governance framework to ensure permanent local ownership,
Cities that reduce lakes to landscape backdrops will eventually pay the price. जो cities है वो lakes को reduce कर रही है वो फाइनली प्राइस भी पे करेंगी, जैसे कि फ्लड्स, हीट स्ट्रेस एंड वाटर स्कैर्सिटी का, जो कि फ्यूचर में आएगा। और जो सिटीज़ रिस्टोर कर रही है उन लेक्स को, इकोसिस्टम्स को, वो फ्यूचर में रेजिलिएंट रहेगी ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर स्ट्रेस से। तो ये हमने देखा रिस्टोरिंग ऑफ लेक्स एंड वेटलैंड्स बियॉन्ड क्विक फिक्सेस। इसके अलावा हम एक और आर्टिकल देख लेते हैं। हाँ, हीट वेव्स एंड हाउ कैन स्टेट्स यूज डिजास्टर फंड्स फॉर हीट वेव्स। 4 अगस्त को जो है होम मिनिस्ट्री ने हीट वेव्स एंड लाइटनिंग, लोकसभा में बताया कि हीट वेव्स एंड लाइटनिंग को भी नेचुरल कैलेमिटीज़ में ऐड कर दिया गया है और अब टोटल लिस्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ 14 हो गई है। ये जो चेंज किया है 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया है और ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो 30 जून को इशू की गई थी। 2024 अमेंडमेंट टू डिजास्टर मिटिगेशन फंड गाइडलाइंस। इस अपडेट के बाद क्या होगा कि अब जो हीट वेव्स है दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर SDRMF फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। डिजास्टर फाइनेंस इन इंडिया के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन जो बनाया जाता है, अरेंजमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स recommended 2.04 लाख करोड़ फॉर स्टेट डिजास्टर फंड्स इन द 5 years बिटवीन 2026 से 2031 तक। 5 साल के में 2 लाख करोड़ का स्टेट डिजास्टर फंड एलोकेट किया है 16th फाइनेंस कमीशन ने, जो कि प्रीवियस कमीशन के एलोकेशन से 28% ज़्यादा है। टोटल फंड में से 1.6 लाख करोड़ है वो SDRF में जाएगा, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में, और जो रेस्ट है वो SDMF, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में जाएगा। ये डिफरेंस है रेस्पॉन्स एंड मिटिगेशन का। रेस्पॉन्स तो डिजास्टर के बाद होता है और मिटिगेशन डिजास्टर के टाइम पर होता है। SDRF जो है it is meant for response, relief and reconstruction following the disaster, and SDMF is meant to fund interventions to reduce the risk of a climate event from turning into a disaster। यानी कि रिस्क रिडक्शन के लिए SDMF है और SDRF है रेस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन के लिए। ये जो फंड्स हैं ये सभी स्टेट्स के पास अवेलेबल है। 16th फाइनेंस कमीशन ने इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक फार्मूला बनाया है, जिसमें कि डिजास्टर रिस्क इंडेक्स को लिया गया है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हजार्ड्स को लिया गया है, एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 16th फाइनेंस कमीशन ने 79,000 करोड़ फॉर द नेशनल डिजास्टर फंड भी एलोकेट किए हैं उसी 5 साल के पीरियड में, जो कि स्टेट्स मांग सकते हैं व्हेन द डिजास्टर इज सीवियर एनफ, जो कि उनके ओन रिसोर्सेज को एक्सीड कर जाए, जैसे कि केरला में वायनाड लैंडस्लाइड्स के टाइम पर यूज किया गया था इस नेशनल डिजास्टर फंड्स को। हीट हैज़ thus far occupied an awkward position in the disaster finance system. A state could notify a heat wave as a local disaster and use the SDRF। एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हीट वेव को लोकल डिजास्टर करके अपना SDRF यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओनली अप टू 10%। और जो अदर डिजास्टर्स है जैसे कि फ्लड, साइक्लोन पे, उनमें ऐसी कोई सीलिंग नहीं है 10% की, ये डिफरेंस है। लेकिन जो न्यू नोटिफिकेशन है जो 4 अगस्त का, ये इस एसिमेट्री को रिमूव कर देता है, यानी कि अब हीट वेव पर भी कोई ऐसी सीलिंग नहीं है। इंडिया का जो एक्सपोजर है एक्सट्रीम हीट में वो ग्रो कर रहा है। ऑथर ने 35 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं अक्रॉस क्लाइमेट चेंज, एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी, जो कि एस्टिमेट करते हैं कि 57% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स होम टू रफली 3/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फेस हाई टू वेरी हाई हीट रिस्क। द नंबर ऑफ हॉट डेज पर ईयर हैज़ इंक्रीज्ड, हॉट डे पर ईयर भी इंक्रीज हुए हैं। द इंसिडेंस ऑफ वेरी वार्म नाइट्स एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वार्म नाइट्स और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की इंसिडेंस भी इंक्रीज हुई है, जिससे कि ह्यूमन बॉडीज एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर हॉट डेज रिड्यूस हुई है। अब स्टेट्स क्या फंड कर सकते हैं? जो NDM में है उसने सभी स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़ को एक हीट एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है, जो कि हीट रिस्क को मैप करेंगे, वल्नरेबिलिटी को मैप करेंगे
and it will identify the short, medium and long term interventions. अभी तक 300 cities and districts ने ये हीट एक्शन प्लान्स बना दी गई है, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लैग बिहाइंड कर रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ कैपेसिटी, टेक्निकल कैपेसिटी, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ एंड लैक ऑफ फंडिंग। जो नया सेंट्रल नोटिफिकेशन है ये स्टेट्स को 2 फाइनेंसिंग ऑप्शंस देते हैं। एक तो SDRF जिसमें कि दे कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर हीट रिलेटेड लॉसेज, और एक SDMF दे कैन फाइनेंस लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन सच एज कूलिंग शेल्टर्स बनाने, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने, इसके लिए SDMF को यूज किया जा सकता है। और जो SDMA है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये रहेंगी नोडल एजेंसी फॉर बोथ फंड्स कॉर्पस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ये देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट इज़ द हीट प्लानिंग शुड बी एक्सपेंडेड। 12 स्टेट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी नोटिफाइड हीट वेव लोकली, लेकिन सिर्फ 300 सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स ने हीट एक्शन प्लान्स को नोटिफाई किया है, लिविंग अराउंड 4800 अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड 800 डिस्ट्रिक्ट्स विदाउट देम। हीट स्पेसिफिक SDMF guidelines are still awaited, but existing guidelines require risk and vulnerability assessment before any projects are proposed. Precisely the groundwork heat action plans are meant to provide. और सेकंड जो होना चाहिए प्लान्स जो हैं हीट एक्शन प्लान्स, वो फंडेबल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। उनको स्टेट्स नीड मॉडल मिटिगेशन प्रपोजल्स to which are suited to local climate and geography. Many local bodies lack the technical capacity to prepare such proposals. Research institutions, NGOs and philanthropy could provide technical support and risk capital to help convert plans into appraisable projects. जो थर्ड है, health surveillance must improve. Relief payouts will now depend on accurate loss and damage data. जो लॉस एंड डैमेज डेटा है उस पर डिपेंड करेंगे रिलीफ के जो पे आउट है, जो पेमेंट है। तो हेल्थ सर्वेलेंस भी इम्प्रूव होना चाहिए। हाँ, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्रीज करंट सर्वेलेंस सिस्टम कवर्स नियरली 51,000 रिपोर्टिंग यूनिट्स एंड रिकॉर्डेड 4800 हीट स्ट्रोक केसेस एंड 20 कन्फर्म हीट स्ट्रोक डेथ्स बिटवीन 1 मार्च से 26 जुलाई के। लेकिन ये जो वाइडर बर्डन है हार्ट, लंग एंड किडनी कंडीशंस का, ये हीट से ही वर्सन होता है। और फोर्थ जो स्टेप होना चाहिए वो स्टेट्स शुड लिंक हीट सॉल्यूशंस टू अदर डेवलपमेंट स्कीम्स बाय आइडेंटिफाइंग कन्वर्जेंस एंड यूज प्री एग्रीड टूल्स, जैसे कि पैरामीट्रिक इंश्योरेंस है। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस हीट वेव्स के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि पेमेंट करेगा व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स फिक्स्ड थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगा तो वो पेमेंट हो जाएगी। ये होता है पैरामीट्रिक इंश्योरेंस। जैसे कि नागालैंड में एक रेनफॉल इंश्योरेंस है, जैसे ही रेनफॉल लेवल्स एक थ्रेशोल्ड से को क्रॉस करेंगे तो पेमेंट मिलेगी, पे आउट होगा। ऐसे ही रेनफॉल इंश्योरेंस के सिमिलरली एक पैरामीट्रिक इंश्योरेंस का भी यूज किया जा सकता है। तो ये हमने हीट वेव एंड डिजास्टर फंड्स के बारे में डिस्कस किया। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था रिस्टोरिंग लेक्स का, इसके अलावा फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, और ये आर्टिकल हमने देखा था प्राइवेट हेल्थ केयर बूम के बारे में। आज के लिए यही आर्टिकल थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।